बहुत ही ज्वलंत विषय को लेकर के आज का हमारा ये विषय हमने लिया है, जिसका नाम है कर्क रोग, जिसे हम सामान्य भाषा में कैंसर भी कहते हैं। कैंसर चूंकि प्रासंगिक भी रहा, आदरणीय संजीव जी गोधा के निधन के पश्चात हमारा ये लेक्चर हो रहा है। क्या ऐसी बीमारी हुई, सबको जिज्ञासा थी, ग्रुप में सब पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं चला, पता चलने के बाद भी उपचार नहीं रहा। क्या ऐसी स्थिति हो जाती है, ये कैंसर क्या होता है जो सबको हो जाता है, किसी किसी का ठीक हो जाता है, किसी का ठीक नहीं भी होता है। तो इसकी क्या थ्योरी है, क्या इसकी साइंस होती है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत ही रुचिकर विषय है, आप सबके समझने के लिए भी बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आज हम ये समझेंगे कि कैंसर होता कैसे है, कैंसर कहते किसे हैं, क्योंकि क्या ब्रेन ट्यूमर भी कैंसर है? ब्लड में भी हो जाता है, आंतों में भी हो जाता है, ऑर्गन्स में भी हो जाता है, आंखों में भी हो जाता है, गले में भी हो जाता है। तो ये कैसी बीमारी है कि होती सब जगह है, इलाज अलग अलग तरह का होता है, किसी में कोई बच जाता है, किसी में नहीं भी बच पाते हैं। तो ये सब क्या है, इसकी क्या बेसिक थ्योरी होती है, आज के सेशन में हमें ये समझ में आएगा। दूसरा हमारा पैटर्न ये रहेगा कि पहले कैंसर क्यों होता है उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, कैंसर होने पर क्या उसकी पद्धति होती है, कैसे स्टेजेस होते हैं, कैसे वो ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। और तीसरा, कैंसर होने के बाद में ठीक होने की जो प्रक्रिया होती है कितनी लंबी चलती है। क्या कैंसर एक बार होने के बाद में व्यक्ति पूर्ण रूप से जीवन भर स्वस्थ रह सकता है या नहीं रह सकता है, तो क्या उसके आगे के दूरगामी परिणाम होते हैं। इन सब विषयों को समेट करके आज का एक हमारा ये विषय रहेगा। कैंसर क्योंकि एक बहुत बड़ी बीमारी होती है और सीधी भाषा में कही जाए तो किसी को अगर एक बार हो जाती है तो वह जीवित रहे तो भी पूरा जीवन उसका सामान्यों से भिन्न व्यतीत होता है। ऐसा ये बीमारी का स्वरूप है। तो बिना किसी विलंब के हम शुरू करते हैं आज के इस विषय को। हमारे डॉक्टर साहब हमारे बीच में जुड़ चुके हैं और आज काफी सारी ट्रैवलिंग के बाद, क्योंकि कल से अष्टानिका है और अष्टानिका पर्व में जैसा कि तत्व प्रचार के लिए जाते ही हैं, तो आज हमारे लिए डॉक्टर साहब जुड़े हैं करेली से और वे अपने मार्मिक उद्बोधन से आज किस विषय पर प्रकाश डालेंगे। मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर दीपक जी से वे आए और इस सत्र को प्रारंभ करें। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। आवाज क्लियर आ रही है बराबर? आज हमने कुंडलपुर की वंदना की सुबह, फिर पटनागंज की और फिर बाद में बीना बारहा और फिर अभी करेली में मैं पहुंच गया हूँ और आज अब आपके बीच में हूँ। छोटे से मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। पूर्वोपार्जित निज दोषों से जग रोगी है बाल समान। प्रभो आप भव रोग मिटा कर उन्हें किया करते निरोग मान। निज हित अहित ज्ञान में शिशु सम सभी जगत जनों के वैद्य। औषधि बतलाई प्रभुवर जो अचूके अनमोल अभेद्य। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र। यहाँ पर अपन जो चर्चा करेंगे वो कैंसर के ऊपर कर रहे हैं। आयुर्वेद में इसको कर्क रोग कहा जाता है, कर्कटार्बुद बोलते हैं और संस्कृत कर्कटार्बुद कर्कट कर्कट बोलते हैं कि भाई जो काटने वाला खेकड़ा होता है ना उसको भी कर्कट बोलते हैं। तो निरंतर शरीर को काटता जाए और अचानक जिसके निमित्त से आयु का अभाव हो जाए, ऐसी यह कैंसर की बीमारी होती है, पता नहीं चलता है। तो बहुत सारे इसके रीजंस और अब तो समझ लो कि बहुत सारे इसके पेशेंट्स भी मिलने लग गए। जब मैं बीएमएस फाइनल ईयर में था सबका मैं प्रसंग हमेशा सुनाते आता हूँ कि जैन समाज में ब्लड प्रेशर, कैंसर
और तीसरा डायबिटीज। ये 3 पेशेंट सबसे कम पाए जाते थे। कब है? 1993 टाटा मेमोरियल रिसर्च का ये रिसर्च पेपर है। तो कहने का मतलब ये कि इतने सारे अच्छे बेनिफिट्स हमारे जैन समाज में थे, और अब हमारे जैन समाज के एक उच्च कोटि के विद्वान स्वयं संजीव गोधा जी कैंसर से समझ लो कि उनका निधन हुआ, ब्रेन ट्यूमर। तो उस संबंध में भी बहुत सारी जानकारी हमने सर्च की। जो IS जैन साहब जिनके यहाँ पर वो पिछले 1 महीने से रहे और इलाज लेते रहे, उनसे व्यक्तिगत मेरी बात भी हुई और उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो देखो, अब पहले थोड़ा PPT के माध्यम से कैंसर किसे कहना क्या है, इसे हम यहाँ पर देखते हैं। देखो श्रुति, स्क्रीन शेयर करो। तो देखो, जैसे कि नाम में हम बता ही रहे हैं कि ये जो कैंसर होता है, ये समझ लो कि पर्टिकुलर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज अ कैंसर। देखो इसमें हिंदी में लिख रहे हैं कि जिसमें कई रोगों का समूह है कैंसर, क्यों? क्योंकि इसमें सेल्स बहुत सारी पार्टिसिपेट कर लेती है। तो कोशिकाएं, सेल्स जिसे हम कहेंगे, असाधारण रूप से बढ़ने के कारण वे कोशिकाएं ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। देखो, हम बचपन में जन्म लेते हैं, छोटे होते हैं और हमारी सेल्स मल्टीप्लाई होती जाती है, जवानी में फुल ग्रोथ हो जाती है, हम जवान कहलाते हैं। फिर डीजनरेटिव चेंजेस, धीरे धीरे हमारा उम्र का ढलान, तो सेल्स धीरे धीरे डीजनरेट होती है, नष्ट होती है और हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इसमें यह है कि पर्टिकुलर नॉर्मल रेशो से अगर ये ग्रोथ होती है तो इसे सही का समझा जाता है, और अगर नॉर्मल नहीं होकर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू और सेल्स इज कॉल्ड कैंसर। तो देखो इसमें लिखा भी है कि कोशिका ऐसी बढ़कर ट्यूमर का रूप ले लेती है, जो असाधारण रूप से बढ़ी हुई चर्बी, खून और मांस की गांठ होती है। भाई, गांठें तो सबके शरीर में होती हैं, लेकिन वो नॉर्मल हो तो कोई टेंशन नहीं है। लाइपोमा भी एक बीमारी होती है जिसमें खून, चर्बी और समझ लो कि मांस की, तीनों की इन्वॉल्वमेंट होकर के गांठ बन जाती है। बहुत से लोगों के हाथ में ऐसी गुठली गुठली सी दिखती है। हमारे एक मित्र के 144 गुठलियां उसने गिन के बताई थी। जिंदगी भर सही रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं रही, बुढ़ापे में अंत में भी खुशी खुशी से गया, उस गांठ के कारण नहीं मरा वो बोला कि बॉडी में पड़ी है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर वो कैंसरस होती है तो क्या करना चाहिए साहब? कह रहे वो भी पड़ी है, आपका अगर पाप का उदय नहीं है तो कैंसर का इन्फेक्शन, इसमें अभी आगे बताएंगे, बिनाइन मैलिग्नेंट वगैरह भेद करके, तो वो गांठें पड़ी रहे तो भी कोई टेंशन नहीं है। अगर उसमें हलचल नहीं हो रही है तो पथरी, स्टोन्स हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को जिंदगी भर पता ही नहीं चलता है। हमारा डेंटिस्ट मित्र है, वो बोलता है कि भाई दांतों में हर व्यक्ति के कैविटीज हो जाती है, जिंदगी चलती रहती है, कोई कमी नहीं पड़ती है। तो कहने का मतलब ये कोई पर्टिकुलर गांठ ऐसी अगर वो कैंसर से तो क्या क्या कर सकती है, वो आगे इधर बता रहे। कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से या अंग में मौजूद कोशिकाओं को प्रभावित कर सकता है। कोई भी अंग में हो सकता है, लीवर हो तो लीवर के सेल्स में हो जाए, और लंग्स हो तो लंग्स के सेल में हो जाए। तो विभाजित होती रहती कोशिकाएं और फिर फैलने लगती है, और इसके परिणाम स्वरूप ट्यूमर बढ़ने लगता है या फिर कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है। भाई, जैसे किसी को समझ लो पर्टिकुलर ऑर्गन में कैंसर हुआ, तो हम कहते हैं कि ठीक है उस ऑर्गन को निकाल दो तो सही हो जाएगा। कह रहे नहीं, उसके साथ ब्लड इन्वॉल्वमेंट लेता है, तो ब्लड सर्कुलेशन जहां जहां गया वहां वहां के लिए वो कैंसर की सेल्स मल्टीप्लाई होने के चांस होते हैं। जैसे किसी को फीमेल, इसमें हम बता देते हैं ब्रेस्ट कैंसर कॉमन कैंसर है, तो ब्रेस्ट में गांठ हुई, उसके साथ में लिम्फ नोड्स में कितने उसके इन्वॉल्वमेंट हुए। लिम्फ नोड्स होता है
वह कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल या सेल्स अपने बॉडी में एबनॉर्मल होती है उनको ब्लॉक करता है लिम्फ नोड्स। आंख की एक्सिलरी लिम्फ नोड्स उसमें ब्लॉक वो करती है उसको। अब वो उसमें लिम्फ नोड्स अपनी इधर 19 से 21 होती है, इधर जो आंख में 21 लिम्फ नोड्स होती है। तो वो बहुत बार, आवाज नहीं आ रही किसी को? सही आ रही है क्या? आ रही ना इनके पर्टिकुलर अंजलि? आवाज तो सही आ रही है। चलो बहुत सुंदर। तो वह लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाती है तो उसमें सीरम का फ्लो होता है ब्लड से अपोजिट। ब्लड तो हमारा हार्ट की तरफ दौड़ता है और सीरम जो होता है वह हार्ट से अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है। और उसमें वह लिम्फ नोड्स में अगर कैंसरस वायरस आ गए तो वो पूरी बॉडी में फैलने लग जाते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट के लॉजिक भी ऐसे ही चलते हैं। आपके ब्रेस्ट में हुआ है, ब्रेस्ट को निकाल देंगे ऑपरेशन करके, अगर उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ टिश्यू ज्यादा नहीं है तो। सेकंड होता है कि भाई लिम्फ नोड्स में पहुंच गया, लिम्फ नोड्स भी निकाल दी जाएंगी। अब ब्लड में पहुंचा कि नहीं पहुंचा डर लगता है तो उसके लिए कीमोथेरेपी दी जाती है डिपेंडिंग अपॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स की कितनी, 3 हुई, 5 हुई, 7 हुई। फिर कह रहे हैं वो ऑर्गन का हिस्सा जो रह गया वह उस हिस्से में अगर कोई भूल से भी पार्टिकल कैंसर वायरस का रह जाए तो इसलिए फिर रेडियोथेरेपी से वो जला देते हैं अंदर से। इतनी गजब, इतनी सारी थेरेपी उस कैंसर के वायरस के लिए किया जाता है। और फिर भी अगर वो रह जाए तो फिर से डेवलपमेंट होने के चांस बन जाते हैं। तो देखो आगे और भी बता रहे हैं इसमें, आगे का करना पेज। तो देखो इसमें थोड़े थोड़े से भेद बता रहे हैं, 2 प्रकार के ट्यूमर, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर तो शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नहीं फैलते और मैलिग्नेंट है उनमें फैलना शुरू हो जाता है। कैंसर के भिन्न प्रकारों के साथ इनके अंदरूनी कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। तो सबसे आम प्रकार के कैंसरों के कारणों में मुख्यतः रीजन देते हैं अनुवंशिक, हेरिडिटरी। हेरिडिटरी के कारण होता है, लाइफस्टाइल में चेंजेस होने के कारण, तनाव, धूम्रपान, शराब। तनाव, तनाव शब्द देख लो इसमें सबसे पहले। ये तनाव किसे कहते हैं इसके परिभाषित करने में बहुत लॉजिक रखना पड़ता है। हमारे बहुत सारे लोगों से हम पूछते तनाव कभी होता है, बोले नहीं बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, नोट आ रहे हैं, सब अच्छे, घर में रिश्तेदारी सही है, सब सही चल रहा है। फिर हम उससे बोलते हैं कि तुझे 9 बजे दुकान खोलनी है और 9:10 पे तू ट्रैफिक में अटक गया है और जाम लग गया है। तो अब उस समय पे तुझे जो पोजीशन होती है उसे हम तनाव कहते हैं भैया। भले तू अरबपति है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने रोटी बनाने के लिए टिफिन के लिए बोला घर में और 9 बजे टिफिन चाहिए था और 9 बजे आपका टिफिन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो जो पोजीशन आपके दिमाग में होती है जल्दी जल्दी करने की, क्या करें, वो सब तनाव के अंतर्गत आता है। ये तो समझ लो साइकोलॉजिकल फैक्टर है। फिर आगे बता रहे बहुत सारी चीजें, कम फाइबर वाले भोजन, जिसमें फाइबर्स कम है, रेशे युक्त चीजें कम है, ऐसा भोजन अगर लेते हैं तो उससे भी कैंसर के चांसेस होते हैं। केमिकल, रेडिएशन, 2 चीजें बता रहे हैं, केमिकल भी और उसके सिवाय रेडिएशन वगैरह, इनसे भी, इनके कारण भी कैंसरस होने के चांसेस बनते हैं। आज हमारे जितनी भी फल सब्जियां आती है ये अधिकांश केमिकलाइज्ड होती है और जितनी भी बाकी की चीजें हैं, प्रदूषण, इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है सॉरी, वह अपने आप में बहुत सारे बीमारियों की जननी होती है। इस तरह से मल्टीपल रीजन हो जाते हैं। देखो अब इसमें उसके डायग्नोसिस की प्रोसेस भी बता रहे हैं कि उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। सीटी स्कैन, एमआरआई, पीटी स्कैन, एक्सरे, ऐसे बहुत सारी चीजें की जाती है। आगे करना भाई। तो इनसे ये बहुत बार रोका जाता है और जब पूरा ठीक करना नहीं हो
तो फिर उसके लिए प्रोसेस किया जाता है। तो ये साधारण सी जानकारी तो अपनी समझने की यहाँ पर हो गई। अब देखो आगे इसमें मेडिकल टर्म्स के अनुसार डिटेल्स देंगे। अब जो कारणों की समीक्षा की हमने, इसके लिए आपको मैं यहाँ पर IS जैन साहब का एक जो क्लिप पर्टिकुलर उन्होंने भेजी है, जिसमें उन्होंने बताया कि संजीव जी के केस में हमने पूछा उनसे IS जैन साहब से कि आपने 20 हजार जिनकी फीस है, ऐसे डॉक्टर आशीष मेहता से उनको कंसल्ट कराया, तो हमें ये बताओ कि आखिर संजीव जी को कैंसर या ट्यूमर होने का कारण क्या रहा। क्योंकि हम मानते हैं कि जो अध्यात्म का रहस्य जानता है वो टेंशन फ्री रहने की कला सीख जाता है, तो इसलिए उसको चिंता तो होनी नहीं चाहिए। फिर क्या रीजन रहा जो संजीव गोदा जी को कैंसरस होने का बहाना क्या मतलब रियल फैक्ट मिला, तो उसके लिए उन्होंने जो क्लिप दी है, श्रुति शेयर करो तो उसको मालूम पड़ेगा। हाँ, शुरू करें। भाई आवाज आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। फिर से लगाएं इसे, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। श्रुति सेट करके फिर से देखो, लगती है तो, नहीं तो फिर मैं मैटर तो मैं बता ही रहा हूँ। हाँ, तो देखो मैं ये बताना चाह रहा था कि पर्टिकुलर लेवल पे जो हमारा आजकल मोबाइल का यूज जो है 4G 5G, इतने लेवल पे जो रेडिएशन आता है उसके कारण बहुत सारा असर आता है, और इसलिए ये नेसेसरी है कि हम उस रेडिएशन से बचने की प्रोसेस करें। दूसरा जो हम पर्टिकुलर ऐसे लेके और इसको देखते रहते हैं, तो इसमें ब्लू रेज होती है पर्टिकुलर मोबाइल की जो निकलने वाली होती है, ब्लू रेज हमारे आंखों से जाती है, मोबाइल सुनते और बॉडी को टच करते कान से, तो जो कान में जा रहा है वो भी उसका पर्टिकुलर रेडिएशन जा रहा है। आपने से दूर रख दिया और स्पीकर पे कर दिया तो थोड़ा सा सेव कर लिया आपने अपने आप को। तीसरा, ब्लूटूथ से आप अगर कान में आईपैड या कुछ ऐसा लगा करके सुन रहे हैं, या इंस्ट्रूमेंट्स जो आजकल आते हैं ब्लूटूथ वाले, वो भी नुकसानदायक होते हैं। तो इसलिए उसके कारण भी ये हमारे रेडिएशन जाते हैं। ऐसा नहीं कि ब्लूटूथ से सुनने के बाद आप कहेंगे कि हम तो सेफ हो गए। ब्लूटूथ अपने आप में स्क्रीन का एक रेडिएशन का साधन बनता है। जब नई नई टीवी आई थी ना ब्लैक एंड व्हाइट से कलर, हाँ देखो आवाज, सारे डॉक्टरों को छान मारा। यार क्या है? ऐसे डॉक्टर, हमने दुनिया के सारे डॉक्टरों को छान मारा। हमने दुनिया के रोग का इलाज के लिए हमको कहीं पे भी ऐसा क्लू मिल जाए कि कोई तो ये कहे कि इसका मैं इलाज कर सकता हूँ। उस दौरान हमने ऐसे डॉक्टर जिन्होंने देश की सबसे बड़ी धनाढ्य व्यक्ति का कैंसर ठीक किया, उस डॉक्टर से भी हमारा मिलना हुआ। और वो डॉक्टर ने हमको जो बताया वो बहुत, मैं चाहता हूँ कि आज वो बात मैं शाश्वत धाम के उसमें श्रद्धांजलि सभा में नहीं दे पाया, पर मैं कह रहा हूँ कि अपन सबके लिए रिलेवेंट है कि उसने बताया कि इंडिया में अभी इस टाइप के केसेस बढ़ने वाले हैं और यूएस में 50,000 केसेस ब्रेन ट्यूमर के, ग्लायोमा ट्यूमर के हर साल आते हैं। हमने बोला इसका कारण क्या, तो उन्होंने बताया कि इसका कारण हमारी स्टडी में ये आया है कि जो हाई परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटिव है और जो 5G या 4G नेटवर्क को जितना ज्यादा अपने साथ रखते हैं, उन लोगों को इस काइंड की ट्यूमर ट्रिगर होती है। और ये ट्यूमर की जो गति
इसको हाई ग्रेड ट्यूमर बोलते हैं और इसकी गति इतनी फास्ट है कि मैक्सिमम 6 मंथ से ज्यादा व्यक्ति नहीं जी पाता और इसका वर्ल्ड में कहीं इलाज नहीं है। ये हमारे जो हमने सर्च की संजीव भाई साहब के लिए, पूरी दुनिया छान मारी इनके इलाज के लिए, उसमें हमने ये निष्कर्ष पाया। इसलिए उन्होंने ये भी बताया कि जो हाई परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटिव है उससे क्या होता है, उनको नींद कम होती है। जो आदमी 4-5 घंटा ही सोता है और यदि वो मोबाइल नेटवर्क से ज्यादा साथ में रहता है तो जो उनकी इम्यूनिटी कम होती है और उसके कारण, और फिर मोबाइल की रेस जो एक नॉर्मल आदमी जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उसको नहीं अफेक्ट करती है, परंतु जिसकी इम्यूनिटी कम होती है वो सीधा ब्रेन में ट्यूमर ट्रिगर करती है। एक अहम बात है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट अपने परिवार को, परिवार के बच्चों को, या जिसको आप बहुत नियर एंड डियर वन है चाहते हैं, उनको इसका ज्ञान कराया जाए। नहीं तो उनका ये कहना था डॉक्टर स्टडी इंडिया में 1-2 साल बाद लाख केसेस साल के आएंगे और हम किसी को भी ट्रीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका इलाज नहीं। हाँ, देखो क्लियर शब्दों में उन्होंने स्पष्ट कर दिया इसमें कि भाई लाख केसेस आएंगे साल 2 साल में और हम किसी को ठीक नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका इलाज नहीं। ये 4G का रेडिएशन, 5G का रेडिएशन जो हम इतने सारे अपने घर में उसको समझ लो अनेक प्रकार से, कोई डाटा केबल यूज करके या कोई ये समझ लो सिम के मार्फत नेट कनेक्शन ले लेके और उससे करते हैं। तो ये इसमें क्लियर कट इसका यह स्टडी आया है, इसलिए बहुत नेसेसरी है कि हम इसके लिए सतर्क रहें। संजीव जी के मामले में भी पूरा का पूरा उनका जीवन सात्विक था और किसी प्रकार का कोई व्यसन तो सपने में भी नहीं था, और श्रावकाचार के पालन का पूरा पक्ष होने से खान पान पूर्ण आगम पद्धति का ही था। फिर भी उन्हें हुआ, उसका एकमात्र कारण हमने जो ISDN साहब से चर्चा की तो यही समझ में आया कि जो उनका एक्सपोजर रेडिएशन के सन्मुख था, बार बार लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से क्लासेस लेना, इवन वो ग्रंथ की PDF देखते थे तो टैबलेट पे देखते थे, फिजिकल ग्रंथों का अवलोकन कम हो गया था। तो ये सब अपने बॉडी पे असर करते हैं। और जो खास करके ये भी स्टडी है कि जो बचपन के जो 4 और 6 साल के बच्चे रहते हैं, 6 साल तक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन बहुत तेजी से होती है। आजकल बच्चों का बचपना तो रहा ही नहीं और वे बहुत मैच्योर्ड जल्दी से हो जाते हैं। तो जो हम छठे काल के लिए कह रहे हैं ना कि भाई उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष की रह जाएगी, जो अभी पंचम काल में 120 वर्ष की हम उत्कृष्ट आयु मानते हैं। तो एवरेज और लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो भी तेजी से नीचे आ रहा है। और जो हम निराकुलता से पहले आराम से जीते थे वो अब टेंस लाइफ में जीने की आदत बन गई है। और कौन कब कोई 47 में मर रहा है, कोई 52 में मर रहा है। अभी मेरे एक मित्र लेटेस्ट 32 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मर गए। और अनेक प्रकार के पेशेंट ऐसे मिल रहे हैं कि जो टाइप 2 डायबिटीज है या टाइप 1 डायबिटीज के केसेस है, ये इतने तेजी से मिल रहे हैं, स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को हो रहे हैं। और इसके सिवाय इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो रही बच्चों की। अभी पिछले दिनों में ही हम देखते हैं, कोरोना के काल में तो हुआ जो हुआ ही, बाकी भी जुकाम, खांसी, बुखार होना और होकर के जल्दी ठीक नहीं होना, तो ये इसकी निशानी है कि हमारी इम्यूनिटी उससे अफेक्ट हो गई है। तो भले एटमॉस्फेयर भी ऐसा एक समझ लो पिछले 15 दिन से तेज धूप हो रही है, वेरिएशन ऑफ दिन का तापमान और रात्रि का तापमान, इनके बीच में 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आने लग गया। तो ये बॉडी पे निगेटिव असर डालता है और इसलिए बीमारियां खूब बढ़ रही हैं। जो खांसी की औषधियां हम देते थे, वो औषधियों से लोग 3 दिन 5 दिन में सही हो जाते थे। अब एलोपैथिक ले रहे लोग, आयुर्वेदिक भी ले रहे हैं, होम्योपैथिक भी ले रहे हैं, और फिर भी बोल रहे हैं कि 12-12 दिन 15-15 दिन हो गए फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सब जो है ऐसे चैलेंजेस आते जाएंगे आगे अगर इम्यूनिटी कमजोर रहेगी तो। इसलिए लाइफस्टाइल का सबसे मूल सफलता का रहस्य कोई है तो वह इम्यूनिटी है, रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाना। तो मैंने इस रूप में अपने को
इसको बढ़ाने का उपाय करना चाहिए खान पान से, एक्सरसाइज से और प्रासुक जीवन शैली से। तो ये बात यहाँ पर सार रूप में अपने को समझनी चाहिए। देखो अब आगे के इसमें कैंसर के जो आगे की चिकित्सा दी है, लक्षण क्या है, कारण क्या है, बचाव क्या है, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फिर आपको प्रश्नोत्तर करने का भी समय मिलेगा। देखो इसमें म्यूटेशन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कोशिकाओं के असाधारण बढ़ने को कैंसर कह रहे हैं। ये अनियंत्रित और अव्यवस्थित बढ़ती, और इसमें म्यूटेशन कहो उत्परिवर्तन, सडन वेरिएशन हो जाता है। म्यूटेशन उसको बोलते हैं कि सब बच्चे हमारे यहाँ पे छोटे छोटे पैदा हो रहे क्योंकि माँ बाप छोटे से हैं, लेकिन एकदम से कोई बड़ा लंबा पैदा होने लग जाए तो कह रहे म्यूटेशन हो गया। तो ऐसे ही हमारी सेल्स में म्यूटेशन हो जाती है। अगर वो कैंसर वाली एबनॉर्मल है तो वो हमें बीमारी करेगी। तो ट्यूमर में सभी प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग नहीं होती, प्रत्येक में कैंसर स्टीम सेल मेन CSC होती है, और उसके कारण फिर बाद में धीरे धीरे वो होती है। ये अपने को इतने गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट जो दिया है वो इसी कैंसर के। अब देखो इसमें पता कैसे करें, तो देखो इसमें ये लक्षण देते हैं। अब ये लक्षण तो जनरल में भी दिख जाते बहुत बार कि शरीर का वजन अचानक कम होना या ज्यादा होना, थकान, कमजोरी होना। अब इसको अचानक शब्द को हम डिफाइन करते हैं। कोई कहे कि 15 दिन में मेरा वजन 7 किलो घट गया तो अचानक है, और कोई कहे मेरा 6 महीने में धीरे धीरे 1-1 किलो करके 7 किलो वजन घट गया तो अचानक नहीं है। अचानक मतलब टाइम पीरियड बहुत कम होना, थकान, कमजोरी होना। अब वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर के कारण बहुत सारे लोग थकान, कमजोरी को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये सिंगल लक्षण नहीं लेने का, बाकी के लक्षण लेने चाहिए साथ में। और बार बार नील पड़ना, त्वचा के नीचे गांठ महसूस होना, ये लक्षण प्रधान रहता है। गांठ के बिना कैंसर नहीं। हमने एक आपको शायद बताया नहीं मैंने, ये चित्तौड़गढ़ में एक गोष्ठी हुई थी हमारी, श्वेतांबर, दिगंबर, जैन वगैरह सब थे, और उसमें डॉक्टर पारसमल जी अग्रवाल जो USA में काफी रहे हैं, तो उन्होंने ये जो अपना एक रिसर्च पेपर बताया था कि फॉरेन का कोई एक एंडरसन नाम का डॉक्टर है, और वो कैंसर की ट्रीटमेंट देता है क्षमाशीलता के सिद्धांत से। कि वो उससे पूछता है कि काउंसलिंग इस तरह से करते हैं वो कि तुमने पूर्व में किसी को तकलीफ दी और उससे तुम्हारा कोई ना कोई गांठ बांधी है, वैर बांधा है, तो उसके कारण तुम्हारे शरीर में गांठ हुई, और इसके कारण वो फिर उसे एक पर्टिकुलर लेवल पे काउंसलिंग करके उससे उगलवाते हैं कि तुम्हारा किससे झगड़ा रहा 25 साल पहले, 50 साल पहले, या कोई भी। और वो अगर पकड़ में आ जाता है और उसको भी समझाया जाता है कि अब जो हो गया तो इतने वर्ष हो गए तो अब कषाय छोड़ो, और वो मान जाता है क्षमाशीलता के सिद्धांत से, तो उसका कैंसर ठीक होता हुआ देखा गया है। इस प्रकार से क्षमाशीलता, फॉरगिवनेस के सिद्धांत से वह कैंसर ठीक करने की पद्धति वहां पर उल्लेख उन्होंने की थी। तो ऐसे लक्षण तो बहुत सारे दे रहे। देखो अब ये 1 महीने से खांसी, सांस लेने में कठिनाई, तो ये तो खांसी तो बहुत से लोगों को 2-2, 6-6 महीने से रहती है। इसलिए लक्षण हम कह रहे हैं कि भाई कोई भी ऐसा वैलिड लक्षण नहीं बोल सकते गांठ के अलावा। भूख कम होना, कभी निकलने में कठिनाई, कभी दस्त होना, ये सब कुछ चलते ही रहते कुछ ना कुछ। तो इसलिए इसको हम यहाँ गौण करेंगे, सिर्फ गांठ मात्र लक्षण समझना। आगे डॉक्टर को दिखाने के लिए देखो ऐसा है कि बायोप्सी इसका या FNAC उपचार है कि भाई नीडल से पर्टिकुलर उसका सैंपल लिया जाता है और उससे देखा जाता है कि भाई कार्सिनोमा है या नहीं है। तो इसलिए गांठ की FNAC कहो या फिर वो बायोप्सी, उससे ही इसका कंफर्मेशन होता है। कुछ हार्मोनल होते हैं, देखो ये दिया था यहाँ पर, टेस्टोस्टेरोन है पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर वगैरह के लिए, महिलाओं में देखो एस्ट्रोजन का रेशियो बढ़ेगा तो ब्रेस्ट कैंसर वगैरह का चांसेस बनता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के कैंसर होने के रीजंस भी यहाँ पर पर्टिकुलर बताए हैं।
तो ये कोई ना कोई पर्टिकुलर संप्राप्ति बनती है। और ये भी विशेष रूप से देखो यहाँ पर हेरिडिटरी के लिए लिख दिया कि जिनके परिवार में कैंसर हो गया उनको होने के चांसेस बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कंपलसरी होगा ही, वे सतर्क रहेंगे तो नहीं होगा। फिर बैक्टीरियल वायरस संक्रमण वगैरह सभी चीजें हैं, मोटापा वगैरह, तनाव वगैरह सब चीजें हैं। अब ये देखो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पैरा बैंगनी किरणों के संपर्क में रहने से, एक्सरे के लोग बोलते हैं ना एक्सरे मशीन के पास मत खड़े होना, क्यों भाई उसका निकल रहा है मेरे को क्यों खड़े नहीं होने। तो हम कहते हैं कि भाई उसका रेडिएशन पड़ोसी के ऊपर भी असर करता है, इसलिए ये टोटली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक एक्सपोजर नुकसान करता है। तो ये यहाँ पर बात समझने की है। और भी इसमें बाकी बताए, तनाव, तनाव तो मुख्य रूप से है ही, तो इस रूप में ये बातें समझने की हैं। अब हम इसको रोकने के उपाय के लिए आयुर्वेदिक बात बताते हैं। देखो बचाव दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये देखो पहले तो नशे कोई भी नहीं करने चाहिए, एक्स्ट्रा धूप के संपर्क में नहीं आवे। ये देखो स्किन कैंसर के लिए है, ये लोग धूप के संपर्क में ही नहीं आ रहे, तो कह रहे थोड़ा तो आओ, विटामिन डी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा की भाई आपकी स्किन को एकदम से मल्टीप्लाई करने लग जाए इस लेवल पे नहीं आना। और बाकी जो फाइबर ज्यादा लो, लौकी, गिलकी, तुरई, ये सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए, इनमें फाइबर्स अच्छे होते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करो, लाइफस्टाइल हेल्थी रखो। और बाकी तो ऐसे जांच कराने के लिए बाहर वाला खाना नहीं खाओ, फास्ट फूड नहीं खाओ, डिब्बा बंद खाना नहीं खाओ, पैक फूड रहते ना, इनमें प्रिजर्वेटिव डलता है, सोडियम बेंजोएट, और ये बहुत ज्यादा लीवर फंक्शन डैमेज करता है, टॉक्सिक होता है, तो इसलिए बाहर का खाना नहीं खाना है। और बाकी जो मैं इसके खिलाफ रहता हूँ कि भाई जनरली हमेशा जांच कराते रहे। हम कह रहे हैं आजकल इतनी टाइप की जांच हो गई कि दिमाग में हमारे कुछ ना कुछ वो चल जाता है कि अरे मेरा ये कम आया, वो ज्यादा आ गया, ये ज्यादा, ये कम। ऐसा नहीं, हमें आवश्यकता पड़े तब जांच करानी चाहिए, रेगुलर जांच की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए इसको हमें लिमिट में ही लेना चाहिए, हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में चेकअप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई, ये सब बहुत सारी टेस्ट होती है, इनमें जरूरत पड़े तभी करना चाहिए, अनावश्यक टेंशन हमें नहीं पालना है। बायोप्सी में होती है, हमने आपको बताया, ये सब इसके डिटेल्स भी दिए हैं। अब इलाज तो हमने आपको बता दिया, 3 चीजें होती हैं इसमें। सबसे पहला होता है कीमोथेरेपी, दूसरा होता है रेडियोथेरेपी, तीसरा होता है टर्मिनेशन, एम्पुटेशन या सर्जिकल, ये लिया है ना सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो उस जगह पे उसको एम्पुट कर दो, निकाल दो। तो इस तरह से चलता है। अब जिनके इसमें बहुत बार वो गांठ इतनी बड़ी हो जाती है कि पहले कीमोथेरेपी करके गांठ को छोटा किया जाता है, फिर उसका एम्पुटेशन मतलब उसकी सर्जरी कराते हैं, और फिर रेडिएशन के सिकाई के चैप्टर्स चलते हैं, चैप्टर कहो या सेशन, कि भाई 25 सिकाई, 26 सिकाई, ऐसे बहुत सारी सिकाइयां चलती है, कोई 50-50 सिकाई भी चलती है, पूरा जला जला के काला कर देते हैं उस जगह को। ये है एलोपैथी के ट्रीटमेंट। अब अपन आयुर्वेदिक की बात करते हैं, जिसके लिए कोई पीपीटी की जरूरत नहीं है। देखो आयुर्वेद में जब भी कोई गांठ मालूम पड़े तो सबसे पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की ड्रग होती है हमारी कांचनार गुग्गुल ग्रंथि। कोई भी गांठ वाली दवाई होती है, चाहे वो कैंसर वाली हो चाहे नहीं हो, कांचनार गुग्गुल सबसे सेफ गांठों को घुलाने की दवाई है। दूसरा, कैंसर में नेक्रोसिस, सड़ान, फैलना या जहरीले तत्व बॉडी में आना होते हैं, तो आरोग्य वर्धिनी वटी में कज्जली, पारद और गंधक के जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं कज्जली। तो आरोग्य वर्धिनी वटी में कज्जली का प्रयोग होता है। तो वह आरोग्य वर्धिनी वटी और कांचनार गुग्गुल हम ये कैंसर के लिए नंबर 1 देते हैं। हल्दी, कुरकुमिन है ना, हल्दी का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। हल्दी एंटीबायोटिक है और सभी प्रकार से रोगों को रोकने के लिए और काम करने के लिए अच्छा काम करती है। तो हल्दी का एक कुरकुमिन नाम से कैप्सूल भी आते हैं, तो हमें कैप्सूल तो लेना ही नहीं है, क्योंकि अधिकांश कैप्सूल जिलेटिन से बनते हैं। तो हल्दी आप जैसी नॉर्मल में ले सकते हैं, जिसको हुआ उसके लिए,
ज्यादा लाओ, बाकी लोगों को ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, नॉर्मल लीजिए आप अपने स्टाइल से। इसके अलावा दालचीनी जो खून को पतला करती है, ये भी ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। बहुत सारे लोग इसको, गोमूत्र को इसमें रिकमेंड करते हैं, हम नहीं करते क्योंकि अपने को भक्ष नहीं लेना है। बहुत सारे लोग ज्वारे को, मतलब ये गेहूं को बो करके जो उनके अंकुरित गेहूं होता है उसको रिकमेंड करते हैं, वो भी हमें जरूरत नहीं है। क्या करना चाहिए इसकी जगह पे, आपको पर्टिकुलर जैसे ज्वारे वगैरह की जगह है तो भिगाए हुए जितने भी आपके गर्म पानी में भिगाएंगे तो अंकुर नहीं आएंगे। तो चना हो या ज्वार, गेहूं को ही भिगा के लो, लेकिन गर्म किए उबले हुए पानी को ठंडा करके भिगाएंगे, वे अंकुरित नहीं होंगे और उसमें आपको वैसे ही बेनिफिट मिल जाते हैं। तो इस रूप में उसको ले सकते हैं। और गोमूत्र की कोई जरूरत नहीं है। गोमूत्र एक साइकोलॉजिकल, वो लोग मानते हैं कि भाई काफी एंटीबैक्टीरियल हो जाता है, जो कि स्वयं बैक्टीरियल होता है वो, क्योंकि मल मूत्र में सबसे ज्यादा वायरस बैक्टीरिया का प्रोडक्शन होता है। और इसके सिवाय जो है अनुलोम विलोम कपालभाति जादू जैसा असर करते हैं, इसलिए अनुलोम विलोम करना नेसेसरी है। कपालभाति करे, भस्त्रिका करे, उज्जाई करे। प्राणायाम नंबर 1 है कैंसर रोकने के लिए, क्योंकि गांठ क्यों बंधी, ऑक्सीजन बॉडी में कम गया उस पार्ट में, इसलिए गांठ बनी थी। अब आपने अनुलोम विलोम करके, भस्त्रिका करके, भ्रामरी करके अच्छा ऑक्सीजन पहुंचा दिया तो कैंसर कभी नहीं होगा। प्राणायाम करने वालों को कभी कैंसर नहीं होगा। तो इस तरह से इससे बचाव का उपाय प्राणायाम नंबर 1 है। टेंशन फ्री रहना, खूब वॉकिंग करना और एक्सरसाइज नियमित करना, तो ये इसके बचने के उपाय रहेंगे। सब्जियां खाना, पेट साफ रहना चाहिए, टॉक्सिसिटी नहीं बढ़नी चाहिए, पानी भरपूर पीना, ये सब चीजें कॉमन है। प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना, साल में 3 बार 4 बार यात्रा होनी चाहिए, पहाड़ चढ़ना चाहिए और 5-7 दिन 10 दिन रहना चाहिए। तो इस रूप में वह काम करेगा। अब आप लोगों को कोई प्रश्न पूछने हो तो पूछो, तो उसके अनुसार चर्चा आ जाएगी। अपना समय भी कुछ हो गया है, बोलिए। सर, ट्यूमर सिस्ट वगैरह वो सब भी वो ही रूप है, क्योंकि कैंसर भी सेल्स के ग्रोथ का ही है और ट्यूमर और सिस्ट भी सेल्स के ग्रोथ का है, तो वो सब सिमिलर है, सेम है? सिमिलर है, सेम नहीं। देखो, जो ट्यूमर या सिस्ट में कैंसरस बैक्टीरिया वायरस पाया गया है उसको कैंसरस ग्रोथ कहेंगे, बाकी को सबको लाइपोमा शब्द कह देंगे या स्मॉल सिस्ट बोल देंगे, लेकिन वो कैंसरस नहीं है। तो इस रूप में नाम एक से लगते हैं लेकिन एक नहीं है। ट्यूमर शब्द जो कार्सिनोमा जब तक नहीं लिखेंगे तब तक वो सिस्ट या ट्यूमर या कुछ भी वो कैंसरस नहीं कहलाएगा। ठीक है। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन था, सर मैं 3 दिन से नस्या कर रही हूँ, तो वो अणु तेल डालने के बाद ना अंदर गले में जलन होती है, आंख में से पानी बहता है, थोड़ी छींक आती है 2-3, और मुंह में से कफ निकलते हैं, काफी बार जाना पड़ता है। हाँ वो होता है, शायद 1-2 बार खांसी भी आ जाए, और आधे पौने घंटे के बाद वो सब एकदम शांत हो जाता है और जलन भी चली जाती है। सर तो ये नॉर्मल लक्षण है, ऐसा होता है? क्वांटिटी ज्यादा हो रही है आपकी, भाई ये नॉर्मल लक्षण है, लेकिन इतने बार बार नहीं होना चाहिए। तेल जो डाल रहे हैं आप, कितने बूंद डाल रही है? सर 2-2 बूंद। तो 1-1 बूंद डालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप डाल रही है वैसे वैसे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। जैसे आज डाला, कल डाला, परसों डाला आप, तो उसके कारण जो स्किन ने एब्सॉर्ब पहले दिन किया उसको उतनी क्वांटिटी दूसरे दिन एक्स्ट्रा हो गई। तो एब्सॉर्प्शन जो है वो समय समय के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब क्वांटिटी कम करनी होगी या अल्टरनेट डेज में कीजिए आप। देखो, गले में आना स्वाभाविक है, चुभना थोड़ा बहुत लगना सही है, लेकिन
आंसू ज्यादा बहना या सिर में दर्द होना इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं सर, सर में दर्द नहीं हुआ, उल्टा सर में बहुत अच्छा लगा, आंख में भी अच्छा लगा, पर वो हाँ वो आंख में से पानी निकला तो वो मुझे थोड़ा, और जलन हुई गले में, और ठीक होने में आधा पौना घंटा लगा वो सब शांत होने में, वो इसलिए वो 10 मिनट में ठीक हो जाना चाहिए। क्वांटिटी कम करो या अल्टरनेट डेज में करो, रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है। तो मुझे हाँ। 2 बार दिन में करने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, अब एक ही बार पे करवा। ठीक है। ठीक है सर, सुबह 6 बजे उठ के किया तो ठीक है, या सूर्य उगने के बाद करना चाहिए? सूर्योदय के बाद, आसमान साफ रहे उस समय करो। मैंने 6 बजे किया सुबह उठ के। नहीं, सुबह नहीं ठीक है। करना चाहिए ज्यादा। हाँ, पूछो जी, रिद्धि हाँ शाह जी वही, वो पूछिए। गलती होगी। हाँ, वो 2-3 दिन से ये मतलब बॉडी एक बहुत हो रहा है और नाक में से पानी बह रहा है, तो क्या करे? मतलब अभी तो बहुत बॉडी एक है। नहीं तो बॉडी एक और नाक में पानी बहना, ये इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर के कारण। हाँ थोड़ा सा सॉल्ट गुड़ काली मिर्च हल्दी का फॉर्मूला यूज करो, वो काम करेगा। हाँ, और बॉडी एक के लिए कोई दवाई नहीं चाहिए क्योंकि बहुत पेन है बॉडी में। सॉल्ट काम करता है। सॉल्ट, अच्छा, हाँ, चौथाई अभी तो चम्मच सॉल्ट। सीतोपलादी और वो मुलेठी का पाउडर मिक्स करके हल्दी में लेती हूँ। हाँ तो ले लो, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन बॉडी एक में कोई फर्क नहीं हो रहा है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। सॉल्ट ले लो आप, सॉल्ट को 3 बार लेंगी ना, चौथाई चम्मच। 1/4। हाँ, उसमें आ जाना चाहिए। ओके ओके, हाँ ठीक है। हाँ। हाँ, संगीता जी पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे ना गले में बलगम सा आता रहता है और एक चुपका हुआ लगता है, कुछ चुपका हुआ है गले में। सॉल्ट गुड़ काली मिर्च हल्दी वाला आपने आजमाया क्या? नहीं। तो ये आजमाओ, ये काम क्या करेगा। लेना? क्या लेना है? सॉल्ट क्या? सौंठ गुड़? 5 हिस्सा गुड़, 1 हिस्सा सौंठ और 2 हिस्सा हल्दी, और बाकी क्या काली मिर्च गिनती की 1, अच्छा वो काम करेगा। अच्छा, एक शाम को लेना है? नहीं, सुबह शाम दोनों समय लेना। अच्छा, 5 हिस्से गुड़, 1 हिस्सा सौंठ, 2 हिस्से अजवाइन, हल्दी हल्दी हल्दी। ठीक है, अजवाइन तीनों नहीं। चीज मिला के, तीनों चीज मिला के। हम्म, ओके। और एक अपना फोन नंबर दीजिए डॉक्टर साहब पर, मैं फोन नंबर आपका चाहिए था मेरे को। सबके पास ही है, ग्रुप नहीं, में मेरे भी है। पास नहीं है। ठीक है, मिल जाएगा, ग्रुप में मिल जाएगा। ओके। आप ग्रुप पे दे दीजिए। ओके, थैंक यू। हाँ, स्मिता जी क्या पूछते पूछते रह गई? जी, प्रश्न बहुत सारे थे तो मैंने सोचा सबके हो जाए फिर ही पूछ लेती हूँ। कैंसर से जुड़े हुए भी हैं, उसके पहले पिछले सेशन का एक प्रश्न मेरा रह गया था एसिड अटैक के ऊपर, कि अगर कोई एसिड अटैक होता है हमारे ऊपर या किसी के भी ऊपर, बाजार में ही होते हैं अक्सर, ऐसे देखने में आते हैं, या घर पे हो जाए, तो आप हम मतलब हमें उस समय ऐसा क्या करना चाहिए इमीडिएट जलन को कम कर? क्या जलन के लिए? हाँ, एसिड अटैक हुआ हो जैसे स्किन के ऊपर, तो तुरंत क्या करें उस समय? एसिड अटैक पानी से धोना पड़ता है, सबसे पहले फफोले जरूर पड़ेंगे। फिर अगर घी मिल जाए तो घी लगाओ, जितना ज्यादा धुला हुआ घी लगाएंगे ना तो वो इमीडिएट उसको एसिडिक का उस पावर को न्यूट्रल करता है, ये रहेगा उसमें। नारियल तेल लगाओ, ये लौकी घिस के लौकी लेप कर लो, तो ये काम करते हैं उसमें। ठीक है जी। अब अगला प्रश्न है जो आज के उससे जुड़े हुए हैं। एक तो ये मैंने सुना है कि सोयाबीन अधिक खाने से कैंसर हो जाता है, ऐसा सुना है, तो क्या ये सही है या ऐसा कुछ गलत है? ये हार्मोनल चेंजेस सोयाबीन के साथ में कम ज्यादा रूप में जुड़े हैं, ऐसा एक मिथक चलता है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये जो रेशो है ER/PR, इनके चेंजेस में सोयाबीन का रोल कहीं पे रिसर्च में आया था, मैंने भी गूगल सर्च किया हुआ है, और बाकी जगह मानते हैं कि सोयाबीन से ऐसा कुछ निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। तो फीमेल्स के लिए बोलते हैं कि सोयाबीन नहीं खाओ, ठीक है, मत खाओ, इस तरह से। ठीक है। तो मुझे खाना ही है।
लिमिट में। अगला प्रश्न जो है वो ये था कि पीईटी स्कैन करके का आपने नाम लिया था सीटी स्कैन के बाद, तो ये क्या चीज होती है कैंसर? ये अलग अलग प्रकार के स्कैन होते हैं। डेक्सा स्कैन होता है, पीटी स्कैन होता है, ये हड्डियों के और चमड़ी के लेयर्स के अनुसार डीप में लेने वाली पद्धतियां होती है। तो उस टाइप का कुछ है, मेरे को भी उसके बारे में ज्यादा डिटेल। एक और था इसमें, 2 और थे मतलब रेडिएशन, जैसे जैसे बताया कि रेडिएशन से ये फैलता है या होता है, तो रेडिएशन तो थोड़ी देर के लिए लेती है ना बहुत बार, जो मोबाइल होने से भी दूर रहते हैं तो बहुत बार थोड़ी देर के लिए रेडिएशन है, एक्सरे मशीन के पास है, तो इतनी देर में कैसे वो सेल को ग्रोथ कर देगा कि वो बढ़ती जाए? वो पर्टिकुलर लेवल का रेडिएशन नेगेटिव रेडिएशन है। अब आपकी इम्यूनिटी उसको सहन कर रही है। अब भाई जैसे छोटे छोटे बच्चे हम किसी को मार रहे हैं तो हमें लग नहीं रही, लेकिन उसी बच्चे के 15 बार मारने के बाद में थोड़ा हम बोलते, अरे अब लगने लग गई, अब दूर हो। इसी टाइप से रेडिएशन के अटैक 2 बार, 10 बार, 20 बार एक्स्ट्रा हो जाएगा तो इम्यूनिटी जवाब दे सकती है। इस रूप में उसको गिना जाता है कि भाई भले आखिरी प्रश्न, अनम्यूट करो, अनम्यूट। जी वे जी आप बोलिए, आप कंप्लीट कर रहे थे ना इसमें। हाँ, ये बोल रहा था कि अगर अटैक रेगुलर है तो उस समय रेडिएशन का असर बढ़ने लगता है। भले वह टाइमिंग्स कम हो, लेकिन डेप्थ कैसी है, जैसे मोबाइल आपका जब स्विच ऑफ होता है, बैटरी इसकी बिलो 20% हो जाती है, तो ये रेडिएशन बहुत ज्यादा लेवल पे देता है। दूसरा, हाथ में रखने की आदत, बॉडी से चिपकाने की आदत, ये रेडिएशन को इंक्रीज, मल्टीप्लाई करता है। तो इन चीजों से बचना चाहिए। ठीक है। आखिरी प्रश्न, क्या हम्म। कैंसर की गांठें दर्द करती हैं? क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंस हुआ है, तो इस बारे में मुझे जानना है कि उनको पहले कैंसर नहीं था, कुछ नहीं था, फिर ऐसे बच्चे खेल रहे थे और उनको बॉल जस्ट लगी बच्चों के खेलने में, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं, बॉल भी नहीं, पानी का गुब्बारा जो होता है वो, बाद में उनको उसमें पैन हुआ, वो बंद नहीं हुआ, उन्होंने जांच करवाई तो वो कैंसर निकल गया, जबकि उन्हें कोई ऐसा कुछ सिम्टम नहीं था पहले। तो दर्द करती है कैंसर की गांठ? बहुत सी करती हैं, बहुत सी नहीं भी करती हैं। देखो क्या होता है, बहुत बार गांठ होकर के वैसी पड़ी रहती है सालों साल, और एकदम से पता चला 2 साल में मटर जैसी दाल गांठ थी, बॉल जैसी हो गई। ब्रेस्ट कैंसर के केस में ऐसा होता है। दूसरा, बहुत बार वो गांठें जो है बस्ट होने जैसी पोजीशन बनती, तो पस वगैरह या उसमें से लिक्विड निकलने लगता है तो दर्द होने लगता है। तीसरा, किसी किसी को जीवन भर दर्द नहीं होता। संजीव जी के जीवन में ये विशेष बात रही, उनको सिर दर्द वगैरह, चक्कर तो आए कभी कभी, लेकिन सिर दर्द उनको लास्ट समय तक नहीं होता था। असाता वेदनी का उदय नहीं रहा उनको, बीमारी अस्थिर नामकर्म के कारण जो हुई सो रही, लेकिन उनको दर्द ज्यादा नहीं रहा, इसलिए वो अपने परिणाम को उपयोग धर्म ध्यान में लगा पाए। तो ये अंतर होता है, हर टाइप के कैंसर में अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, दर्द हो भी नहीं भी हो, इस तरह से समझना चाहिए। धन्यवाद वे जी, हो गए। हाँ सीमा जी पूछिए, आपके प्रश्न पूछो। हाँ डॉक्टर साहब, 2-3 क्वेश्चन है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो बोलते हैं कि 40 के बाद रिपोर्ट निकालना चाहिए, पर जैसे और भी कैंसर हैं तो उनसे बचने के लिए कुछ रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं क्या कॉमनली ईयर में या कुछ की? इसके लिए देखो, गांठ अगर है तो खुद ही ऑब्जर्व करो। अगर गांठ है तो फिर आपको उसके मेमोग्राफी होती है ब्रेस्ट वगैरह के लिए, वजाइना के लिए पेप स्मीयर टेस्ट होता है कि पर्टिकुलर स्वैप लेकर के, और उसको ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि यूटेरस में कोई ग्रोथ तो नहीं हो रही है। तो ये 2 टेस्ट होती हैं जो बताते हैं कि करो पर्टिकुलर एज के बाद में, तो उस रूप में इसको चेकिंग के लिए कर सकते हैं। और जैसे रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए, तो जैसे हम लोग कच्ची घानी तेल खाते हैं, मूंगफली तेल, तो वो कंटिन्यू खाएं तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्योंकि कुछ लोग कंटिन्यू एक तेल नहीं खाना चाहिए, बदल बदल के खाना चाहिए, तो वो क्या? सही है, लॉजिक सही है, बदल के खाओ। रिफाइंड तो खाना ही नहीं है, क्योंकि कॉस्टिक सोडा से क्लियर होता है रिफाइनेशन, तो इसलिए बिल्कुल अपने को रिफाइंड ऑयल नहीं लेना है। फिल्टर्ड ला लो, कच्ची घानी का ले लो, या फिर जो आजकल मशीनें घर पे ही आने लगी बनाने की, 17,000 20,000 की आ जाती है, तो उससे भी बना सकते हैं इस तरह। कंटिन्यू खाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कंटिन्यू खाएंगे कच्ची घानी तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना तेल? कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। जैसे मेरे हस्बैंड है, इनको गैस की बहुत प्रॉब्लम होती है,
पीठ में यहाँ वहाँ पूरे में गैस भर जाती है, ऐसे मुक्का मार मार के गैस निकालना पड़ता है, जबकि वेट भी नहीं है उनका ज्यादा। सौंफ जीरा तो सौंफ जीरा अजवाइन वो लेते तो हैं, और खाना भी ऐसा कुछ अभक्ष कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती है। डाइजेशन वीक है तो बहुत बार घरेलू नुस्खे फेल होते हैं। जैसे हम सौंफ जीरा कॉमन रूप में बताते हैं, लेकिन अगर डाइजेशन कमजोर है तो फिर हम उसको पर्टिकुलर कंसल्टेंसी देते हैं। मेडिसिन का पार्ट रहता है। लीवर फंक्शन सेट होने में लोगों के 6 महीने साल भर लगते हैं, और उस रूप में वो चूर्ण या औषधि 6 महीने साल भर भी देनी पड़ती है। तो आप एक बार इनसे बात करा देना, तो आवश्यकता अनुसार बताएंगे। थैंक यू सर। बोलो किसको पूछना है? सर एक एकदम अलग प्रश्न है, पर वो थोड़ा मुझे अभी संजीव सर की तबीयत के बारे में जब पता चला कि उनको मेमोरी लॉस भी हुआ था, याददाश्त भी उसमें भी प्रॉब्लम था, और क्या बोल रहे थे समझ नहीं पा रहे थे, ऐसा भी हो रहा था। अब मेरा प्रश्न ये था कि उन्होंने कितने साल अब तक, वो 47 इयर्स के थे ना जब उनका मतलब जब वे, हाँ, तो अब इतने साल उन्होंने ग्रंथ पढ़े, प्रवचन किए, और चिंतन मनन भी बहुत ही आगे रहा ही होगा उनका इस विषय में। तो उनको जब ये ऐसा रोग हुआ और याददाश्त चली गई, तब मुझे भाव के लेवल में जानना था, अंदर का परिणाम उस वक्त किस प्रकार का होगा, या भाव किस प्रकार के होंगे, क्योंकि जिसमें हम सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी के साल डालते हैं, जिन विषयों में, वो अंत तक हम भूल नहीं सकते। हमारा रुचि उसी प्रकार की, हमारी रुचि चलती रहती है अंदर, पर यहाँ पे तो उनको रोग हो गया था और उसमें वे भूल भी गए थे। तो किस प्रकार से होता है वो? आप तो बिल्कुल सही है। जिसको जो जीवन भर दिन भर जैसे हम बैठते हैं तो हमारा यही ज्यादा चलता है, तो जिसको जो इंटरेस्ट पॉइंट होता है वो उसके दिमाग में हावी रहता है। अब 2 प्रकार के चलते, अपन बुद्धिपूर्वक बैठो, समाई करो, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, आनंदमय तत्व हूँ, आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। एक तो ऐसे बैठ के ध्यान करो, और एक दूसरा होता है हम चलते फिरते रहते हैं, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अंदर में संस्कार बना रहता है कि ये सब मेरा स्वरूप नहीं है। तो ये अपनी अपनी गहराई होती है। तो हम इस गहराई के आधार से मान सकते हैं कि जिसने जीवन भर अध्ययन किया हो, तो उसके जीवन के भले वो कोमा में या बेहोशी में या नींद में भी हो, तो भी उसका परसेंटेज कुछ ना कुछ छाया हुआ रहता है। जैसे मैं आज कुंडलपुर की वंदना करके आया, तो दिन भर उसकी कुमारी रह रही है, उसके नए नए मंदिर, बहुत सारा चेंज हो गया। नहीं किया हो तो कर लेना सब लोग। तो वहां पे मंदिर का स्ट्रक्चर बदल गया, बहुत सारी उन्होंने खंबे तक एक अच्छे डिजाइन बना के बनाए हैं, तो वही दिमाग में छा रहा है। तो जिस प्रकार के माहौल में हम रहते हैं और उसकी अगर महिमा है, तो वो हमारे दिमाग में असर करता ही करता है। भले हम नींद में रहेंगे तो उसी के सपने आएंगे। तो इस रूप में संजीव जी ने भी धर्म ध्यान में समय बिताया, तो वही उनके दिमाग में रहा होगा, इस रूप में समझना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्टर साहब, आइए, आपकी बहू ने बताया था कि जिस समय उनकी मेमोरी गई थी, लेकिन कोई गाथा बोलते थे तो वो गाथा को कंप्लीट कर देते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तत्व ज्ञान में कोई कमी नहीं आई थी, कुछ भी चर्चा चलती थी तो उस बात को वो पूरा बोल देते थे। बिल्कुल सही कहा। ये पॉइंट मैंने पूछा था आयस जैन साहब से, तो वो बोले लौकिक में चला गया था, वो आइडेंटिफाई नहीं करते थे कि कौन था। मैंने भोजन कर लिया क्या अभी, ऐसा भोजन वगैरह करने के संबंध में गफलत में हो जाते थे। लेकिन कोई गाथा के बाद में अगर बोलो तो उसे रिपीट करना, आगे की बोलना, ये उनका बराबर रहा था। इस प्रकार उन्होंने भी मुझे पर्सनली बताया था। जयसिंह वैद्य जी, ये प्रोस्टेट कैंसर में जैसे यूरिन रुक जाना और रुक के आना, उसका नेचुरल तरीके से क्या कर सकते हैं जो कि यूरिन में प्रॉब्लम ना हो और निकल जाए? देखो, इसके लिए नारियल पानी, डाब बहुत अच्छा डायूरेटिक है, गन्ने का रस भी डायूरेटिक है, इनको खिलाओ। इसके सिवाय फिर गोखरू जो है, ये अपने आप में प्रोस्टेट या किडनी या फिर यूरिनरी ब्लैडर, तीनों के लिए फंक्शनिंग सही करने के लिए गोखुर या गोखरू वो अपने आप में काम करता है।
तो उसको आप ले सकते हैं। तो गोखरू कैसे ले सकते हैं? काढ़ा ले बना सकते के हैं? उबाल के चूर्ण करके ले लो, या काढ़ा बना के ले लो, काम करेगा। दिन में कितनी बारी? 2 बार, सुबह शाम खाने के बाद 1-1 चम्मच। ठीक है। अच्छा, और एक आपने बोला था जैसे कैंसरस गांठें होती है, एक कैंसरस गांठें होती है, तो जिसकी नॉन कैंसरस गांठें है उसमें आपने बोलता कि कचनार गुगलू ले सकते हैं या आरोग्य दोनों में। वर्धिनी, तो उसमें क्वांटिटी कितनी और कब कब और क्या, मतलब किस तरीके से? देखो जनरली तो 2 गोली सुबह शाम लेना चाहिए, और अगर कम लेना है तो 1-1 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। 2-2 साल 5-5 साल लेनी पड़ती है कंटिन्यूएशन में, तुरंत कोई काम नहीं होता है इसमें। गांठ अगर होगी तो पिल होती जाएगी, धीरे धीरे डिजोल्व हो जाएगी, और अगर कुछ होगी तो साइड इफेक्ट नहीं रहता हमारी कांचनार का, तो चलती रहेगी। गांठ भी वैसे ही, दवाई भी चल रही और कुछ नहीं हो रहा है, इतना भी नहीं जाता तो है। ये 4-5 साल ली तो 2 गोली ही लेनी है कि एक गोली पे आ जाना है और ये रेगुलर में ले सकते हैं? देखो फुल डोज तो 2-2 गोली का ही है, बाकी अगर नहीं ले रहे तो फिर 1-1 कर लो गर्मियों में। और जैसे जिन लोगों को कैंसर हो चुका है और जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है और अब वो मेंटेनेंस प्लान समझ लीजिए कि भाई किस तरीके से, तो वो भी ऐसे 2-2 गोली सुबह शाम 4-5 नहीं, साल तक कांचनार मतलब नहीं लेना, कंटिन्यूस? उनको कांचनार नहीं, उनको सिर्फ आरोग्य वर्धिनी वटी 1-1 गोली सुबह शाम लेते रहे, जीवन भर भी लेना चाहे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके कैंसर हो चुका है, गांठें सॉल्व हो चुके हैं, वो तो आरोग्य ठीक हो गए। वर्धिनी वटी 1-1 गोली? हाँ, सुबह शाम ले सकते हैं, लेकिन हम जनरली बोलते हैं कि 2-4-6 महीने लेने के बाद गैप कर दो, एक बार 15 दिन 1 महीने का। हाँ जी। कोई भी दवाई कंटिन्यूएशन में लेने के बाद वो फूड कहलाती है, मेडिसिन नहीं कहलाती है। तो अगर आप मेडिसिन को फूड बना लेंगे तो आगे आपके बॉडी में फूड की क्वांटिटी में मेडिसिन काम नहीं करेगी। फिर अगर कुछ हाँ होता है जी। तो आपको क्वांटिटी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। तो हम बोलते हैं कि भाई ऐसा बीच बीच में गैप करो, दवाई हमारी अष्टमी 14 को मत लो, आप अष्टानिका छोड़ दो, 10 लक्षण छोड़ दो तो और भी अच्छा है, क्योंकि दवाई अपनी पार्ट बॉडी की नहीं होनी चाहिए। हाँ आबाजी पूछ लो लास्ट। जय हिंद वैद जी। हम्म। जय वैद जी, मैं पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि 19 साल पुराना मेरा एक रोग था। मुझे जुकाम बहुत ज्यादा रहता था, सर्दियों में तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन लगातार आपके ये गुड़ और काली मिर्च और सॉल्ट का सेवन करने से मेरे को इस सर्दी बहुत ज्यादा आराम है, मैं बता नहीं सकती, बहुत आराम है। तो लेकिन ये मेरा कंटिन्यूटी में आ गया है, मतलब इतना हो गया है कि मैं इसको ना बहुत पसंद भी करने लग गई हूँ। और तो क्या इसको गर्मियों में भी ले सकते हैं? क्वांटिटी कम कर लेना, गर्मी में गर्म करेगी, सौंठ गुड़ काली मिर्च वगैरह ये सब गर्म है, तो गर्मियों में क्वांटिटी इसकी आधी चौथाई वगैरह कर लो, और तकलीफ नहीं है तो गैप कर देना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न और था मेरा कि आज ये जो बुखार चल रहा है ना, तो बुखार में ना गले में प्रॉब्लम हो जाती है, गला बैठ जाता है, आवाज रुक जाती है, सूजन सी आ जाती है, तो उसके लिए क्या किया जाए? गरारे करें। इसके अलावा फिर दूसरा ये है कि ट्रीटमेंट पॉइंट से जो मेडिसिन रहती है, गिलोय गनवटी का असर अच्छा है। अगर गला ज्यादा खराब हो रहा है तो बार बार मुलेठी चूसे, या कोई भी ऐसी जो कफहारक वटिया होती है हमारी, उनको लेना पड़ेगा। अमरूद के पत्ते का भी प्रयोग इसमें रिकमेंड किया जाता है कि भाई पत्ता चबा लो, अनार के छिलके का, जिसको जो सूट हो जाए। इलाज तो बहुत सारे हैं, अब मेरा ही खुद का बैठ गया, आज धूप में और उसमें पानी वगैरह पीने में कम ज्यादा हो गया, तो थोड़ा सा आवाज बदल रही है। ठीक है, हो जाएगा 1-2 दिन में सही। धन्यवाद। लो श्रुति। डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन है एक। डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए। ये जैसे आपने बताया हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है ना, क्योंकि मेरे बच्चे के घुटने में ट्यूमर है काफी दिनों से, तो मतलब अपन उसका कुछ बढ़ोतरी और घटती नहीं हो रही है, तो अपन ऐसा माने कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है? हाँ नहीं है, कैंसर नहीं है, 100% नहीं है। हम सबसे पहले आश्वासन चिकित्सा सबको देते हैं। हम इवन ये बोलते हैं अगर संजीव जी गोदा जी को ये नहीं बताते ना कि उन्हें कैंसर या ट्यूमर हुआ है, तो वो 6 महीने और जीते। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कोई नेगेटिव घटना हमारे दिमाग में आती है तो वो हमारे ऊपर असर डालती है। और फिर रिश्तेदार जो हमें जो नेगेटिव माहौल बनाते हैं कि अरे ट्यूमर है, कल ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो और भी ज्यादा नेगेटिव असर डालता है।
इसलिए सबसे पहले जिसको कैंसर हो उसको बोलो कि तेरे को कुछ नहीं है, ये गांठ अपने आप भूल जाएगी, देख तू 6 महीने 8 महीने बाद ही देखेगा कि ये गांठ छोटी हो गई। इस तरह से करके उसको आश्वासन चिकित्सा देनी चाहिए। कभी भी रोगी को घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। इसलिए हमें पहला कर्तव्य है कि उसे ये बोलो तुझे कुछ नहीं हुआ, तू तो ठीक हो जाएगा। इस तरह समझना चाहिए। चलो श्रुति वाइंड अप करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी कई लोगों के हाथ रेज्ड है, उनके प्रश्न आज के सत्र में हम नहीं ले पाए हैं, पर अगले सत्र में जरूर ले लेंगे। और आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस है तो आप ग्रुप पे भी लिख करके पूछ सकते हैं। आज का हमारा सेशन बहुत ही अलग अलग जानकारियों से युक्त रहा। आप लोगों के लिए कंक्लूजन यही है, कोई भी ट्यूमर है, हर ट्यूमर कैंसरस नहीं होता, हर सिस्ट कैंसरस नहीं होता, पर आप लोगों को ध्यान रखना है, कहीं पर भी सिस्ट होता है, ट्यूमर होता है, खुद उसको चेक करें, उसमें दर्द है या नहीं ये वेरीफाई करें, और उसके बाद में आगे की प्रोसेस जो है उसको आप टेस्ट करा सकते हैं अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस महसूस होते हैं। कैंसर जितने जल्दी पता चल जाए उतने जल्दी क्योर हो सकता है, क्योंकि संजीव जी के केस में सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही कि उनको 4th स्टेज का कैंसर था, 4th स्टेज का ट्यूमर था। और 4th स्टेज जो होती है आखिरी स्टेज होती है, 4 स्टेजेस होती है, 2 स्टेजेस तक कैंसर को क्योर किया जा सकता है, 2 स्टेजेस तक इलाज हो सकता है, पर तीसरी स्टेज में कुछ हद तक संभव है, कुछ हद तक नहीं भी है, कोई गारंटी नहीं होती। पर चौथी स्टेज में तो नियम से यही है कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए सभी को जागरूक रहने के लिए, क्योंकि हम सब सेल्फ आरोग्यम में हैं और हम सबको सबसे ज्यादा जागरूक रहना है, हमारी फैमिली को भी जागरूक करना है, इसलिए आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि कौन से सिस्ट पर या कौन सी गांठ पर हमें ध्यान देना है और कौन सी गांठ को इग्नोर करना है। इसमें हमें जब डिफरेंस समझ में आएगा तभी हम कैंसर को ढंग से समझ पाएंगे। आप लोगों के और भी प्रश्न होंगे तो हम जरूर उनको ग्रुप पर लेंगे। जो वीडियो यहाँ पर प्ले की गई थी वो ठीक से नहीं चल पाई आवाज की वजह से, तो मैं उसको भी आप लोगों के लिए ग्रुप पर शेयर करूंगी, तो आप लोग उसे भी सुन सकते हैं। और भी जानकारियां हम ग्रुप पर प्रेषित करते रहेंगे। अगले सत्र में फिर से मुलाकात होगी। अभी सभी को जय जिनेंद्र।